तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है नर जनन अंग। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक को पूरे अच्छी तरह से कवर करेंगे। हमने काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को तैयार किया है और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन आपको नर जनन अंग पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले यदि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आपका मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। एक लिंगी प्राणी किसको बोलते हैं? तो देखिए, जैसे पुरुष जाति जो होते हैं उसमें नर जनन अंग होता है, और जो म, महिला होती है उसमें मादा जनन अंग होता है, यानी कि अलग अलग होता है। तो जब अलग अलग होता है तो एक व्यक्ति के पास एक ही प्रकार का लिंग होता है, तो उसको एक लिंगी बोलेंगे। इन्हीं जनन अंगों के आधार पर मनुष्य पुरुष या नारी कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, याद रखिएगा, मनुष्य जनन अंग साधारणतः लगभग 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। यह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। तो देखिए, 12 वर्ष की अवस्था में जो होता है, पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है, उसमें जो होता है ना नर जनन अंग, वह क्रियाशील हो जाता है। ठीक है ना। और बालक और बालिकाओं के शरीर में कुछ कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। वो परिवर्तन क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जैसे कांख एवं दोनों जांघों के बीच तथा बाह्य जनन अंगों के समीप बाल आने लगते हैं। मानव के शरीर में जगह जगह पर बाल आने लगते हैं। त्वचा कुछ तैलीय होने लगती है। चेहरे पर फुंसियों का निकलना प्रारंभ हो सकता है तथा विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर है, इस अवस्था में किशोर बालिकाओं के स्तन में उभार आने लगता है, यानी जो बालिकाएं होती है ना उसके स्तन में उभार आने लगता है। स्तन के केंद्र में स्थित स्तनगार के चारों ओर त्वचा का रंग गाढ़ा होने लगता है और मानसिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। अब ये मानसिक चक्र क्या है, इसको यदि अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो जब हम मादा जनन अंग पढ़ाएंगे तो उसमें आपको अच्छे तरह से समझाएंगे कि मानसिक चक्र होता क्या है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्तन में उभार, यानी कि जो महिलाएं की जो छाती पर उसमें जो उभार आने लगता है उसी को बोलते हैं स्तन में उभार। आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, किशोर बालक में मूंछ और दाढ़ी का उगना प्रारंभ हो जाता है। विरिशन में नर युग्मक शुक्राणु बनने लगते हैं, यानी जो पुरुष होते हैं ना उसके यानी कि मूंछ और दाढ़ी निकलने लगते हैं। और जो नर जनन अंग होते हैं, यानी कि विरिशन की बात करें, विरिशन आपका ये हो गया, ठीक है ना। विरिशन में क्या होता है, आपका शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम लोग वीर्य बोलते हैं। ठीक है ना। और नर मैथुन अंग शीशन जो होता है, शीशन वो यानी कि उसके आकार में क्या होने लगता है, तो वृद्धि होने लगता है। ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था यौवना आरंभ कहलाता है, यानी जो किशोरावस्था में जो हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौवना आरंभ बोलेंगे। यौवना आरंभ के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के प्रभाव से होता है, यानी कि जब मान लीजिए किशोरावस्था में यौवना आरंभ हो जाता है तो उस समय हमारे शरीर में अनेकों हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारे शरीर में ये सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये सब हार्मोन के कारण होता है। इसके बाद देखिए, अब हम लोग मेन टॉपिक को जानेंगे, यानी नर जनन अंग के बारे में। तो समझिएगा, नर जनन अंग मतलब आप लोग जानते होंगे, ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये नर जनन अंग भाग कहलाता है। अब देखिए, नर जनन अंग में दो विरिशन होते हैं, ठीक है ना, दो विरिशन होती है। इसके बाद कई शुक्र अपवाहिकाएं, और इसके बाद अधिविरिशन हो गया, शुक्रवाहिनी हो गया, शुक्राशय हो गया, मूत्राशय हो गया, शीशन हो गया, और कुछ सहायक ग्रंथियां होती है, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे विरिशन के बारे में। आखिर विरिशन होता क्या है, समझिएगा। विरिशन पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु इसी में बनते हैं। ठीक है। जो मनुष्य का सबसे प्रमुख अंग है शुक्राणु बनाने वाला, वह विरिशन ही है, जिसको
आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना आप, ये वृषण ही है। ये क्या है? वृषण है और इसी में शुक्राणु बनता है। ठीक, इसके बाद देखिए प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार वृषण होते हैं। कितने होते हैं? 2 अंडाकार वृषण होते हैं, जो दोनों जनन अंगों के बीच त्वचा तथा पेशियों से बनी एक थैली में स्थित होती है। अब देखिए ये जिस थैली में स्थित होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग वृषण कोश। क्या बोलेंगे? वृषण कोश बोलेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद आपको एक बात याद रखना है, ये जो होते हैं ना वृषण, ये हमारे शरीर से बाहर होते हैं। ठीक है ना, आप लोग देखा होगा जो वृषण होता है वो शरीर से क्या होता है? बाहर होता है। ये बाहर इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है, शरीर का टेम्परेचर, वो ज़्यादा होता है, जबकि शुक्राणु के निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसीलिए जो वृषण कोश होते हैं हमारे शरीर से क्या होते हैं? बाहर होते हैं। इसके बाद याद रखना है आपको कि प्रत्येक वृषण तंतु में संयोजी ऊतक के एक आवरण से ढका होता है। अब देखिए जितने भी वृषण होते हैं ना, वो यानी कि एक ऊतक से ढका हुआ रहता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद प्रत्येक वृषण में कई कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिसे शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। अब देखिए ये वृषण जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिएगा छोटे छोटे कई सारी शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है, जहाँ पर क्या होता है? शुक्राणु बनता है। शुक्राणु का विकास इसी नलिका में बनता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका है अधिवृषण। अब देखिए अधिवृषण क्या होता है? तो अधिवृषण एक कुंडलित नलिका है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में वृषण के पीछे स्थित होती है। जो आप ये वाला भाग देख रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है, यही होता है आपका अधिवृषण। हम आपको फिर से दिखा दें, देखिए ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, ये आपका अधिवृषण है। ठीक है, अब ये इसका काम क्या होता है सो समझिएगा। यह शुक्राणु को परिपक्व करने, संग्रहित करने और शुक्र वाहिका तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए ये जो नलिकाएं होती है ये शुक्राणु का निर्माण कर देते हैं, लेकिन शुक्राणु परिपक्व यानी जनन करने योग्य कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा ये यानी कि अधिवृषण में ही परिपक्व होते हैं, और इसको शुक्र वाहिका तक पहुँचाने का काम भी कौन करता है? तो अधिवृषण करता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व तथा क्रियाशील होकर निषेचन के योग्य बनते हैं। हम आपको बता दिए हैं कि अधिवृषण में क्या होता है? तो शुक्राणु जो है वह परिपक्व होकर निषेचन करने के योग्य बनते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका है शुक्र वाहिका। समझिएगा शुक्र वाहिका क्या होता है? यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इसका दीवार जो होता है वह मांसल होता है और संकुचनशील होता है। ठीक है, इसके बाद याद रखना है आपको कि शुक्र वाहिका आगे मूत्राशय तक जाती है। ये देख रहे हैं ना आप, ये शुक्र वाहिका है आपका, और ये कहाँ तक जाएगा? तो मूत्राशय तक जाता है। इसके बाद शुक्र वाहिका शुक्राशय की नलियों से जुड़कर एक स्खलन नली का निर्माण करती है, और जो आप ये शुक्र वाहिका देख रहे हैं आप, ये आगे चल के शुक्राशय से जुड़ता है। यहाँ पर देखिए आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा, ये आपका शुक्राशय है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये आपका क्या है? शुक्राशय है, और शुक्राशय से जुड़कर ये क्या करता है? तो एक स्खलन नली का क्या करेगा? निर्माण करेगा, और बाद में ये दोनों नलियाँ कहाँ चल जाती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि के पास चल जाती है। अब यहाँ पर आप समझिएगा स्खलन नलियाँ जो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रवेश करती है, और प्रोस्टेट ग्रंथि में 2 नलियाँ मूत्राशय से आने वाले नलियों के साथ, ये 2 नली है आपका, ये मूत्राशय से आने वाले नलियों के साथ मिलकर मूत्र मार्ग का निर्माण करेगा। किसका करेगा? मूत्र मार्ग का निर्माण करेगा। यहाँ पर देखिए 2 नली आएगा, ठीक है ना, एक यानी कि शुक्राशय वाला और एक आपका शुक्र वाहिका वाला। जैसे मान लीजिए आपका ये आया शुक्र वाहिका वाला, और इसके बाद यहाँ पर होता है शुक्राशय। ठीक है ना, शुक्राशय से जो नली आती है वो भी इसमें जुड़ जाता है, और ये दोनों नलियाँ मिलकर क्या करता है? तो स्खलन नली का निर्माण करता है, और ये दोनों कहाँ प्रवेश करेगा? तो प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रवेश करेगा। एक होता है आपका मूत्र वाहिका नली, ठीक है ना, जो मूत्र को वाहन करती है, और वो तीनों मिलकर क्या करेगा आपका? तो यानी कि मूत्र मार्ग का निर्माण करेगा। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका है मूत्र मार्ग।
यह एक लंबी मांसल नली है। इसमें दो सहायक ग्रंथियां प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि आकर खुलती है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर ग्रंथि है आपका, और ये जो देख रहे हैं आपका ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है और दोनों नलियाँ कहाँ खुलती है तो मूत्र मार्ग में आके खुल जाती है। मूत्र मार्ग शीशन के माध्यम से होता हुआ मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। और ये जो देख रहे हैं आप ये है आपका मूत्र जनन छिद्र, ठीक है ना, इसके द्वारा बाहर खुलता है और मूत्र मार्ग से होकर मूत्र तथा वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। यानी कि जो नर जनन अंग होता है उसमें जो मूत्र मार्ग होता है उसी मार्ग से वीर्य भी बाहर निकलता है और मूत्र भी बाहर निकलता है। लेकिन जब मादा हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें दो छिद्र होते हैं, एक भाग से आपका जो उसको मूत्र बोलते हैं वो निकलता है और एक भाग जो होता है वो जनन का कार्य करता है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि है क्या सो समझिएगा। यह मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि होती है। ये क्या होता है तो मूत्राशय के नीचे होता है, मूत्राशय के नीचे, लेकिन जो मूत्र मार्ग जो रहता है उसके आधार पर ही स्थित होता है। आधार का मतलब होता है उसे सटा हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मूत्र मार्ग है ना, उस पर यानी कि सटा हुआ रहता है कौन, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि रहता है। ठीक, आप देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रोस्टेट द्रव्य स्रावित होता है। अब ये प्रोस्टेट द्रव्य क्या करेगा सो समझिएगा आप लोग। प्रोस्टेट द्रव्य शुक्राणु द्रव्य तथा शुक्राशय द्रव्य से मिलकर वीर्य बनाता है, यानी कि सीमेन जिसको बोलते हैं। वीर्य का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और याद रखना है प्रोस्टेट द्रव्य के कारण ही इसमें एक विशेष गंध भी होती है। यानी कि वीर्य में क्या होता है, एक विशेष गंध होता है जिसको जो किसके कारण होता है, जो प्रोस्टेट द्रव्य के निकलने के कारण होता है। आप देखिए प्रोस्टेट द्रव्य शुक्राणुओं को उत्तेजित करता है, यानी कि उसमें गतिशीलता प्रदान करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपका है कॉपर ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ना, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसके ठीक नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ पर देखिएगा दो दिखाई देगा, यही होता है आपका कॉपर ग्रंथि। यह ग्रंथि एक क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो मूत्र मार्ग की दीवारों को मूत्र के द्वारा उत्पन्न खुजलाहट और जलन से बचाता है। समझिएगा कॉपर ग्रंथि का काम क्या है, हम वो अब समझाते हैं। तो देखिए ये एक क्षारीय पदार्थ उत्पन्न करता है और हमारा जो मूत्र होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और आप पढ़े होंगे कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाता है तो निष्क्रिय हो जाता है। तो जब हमारे शीशन के माध्यम से अगर मान लीजिए मूत्र निकलता है, जो मूत्र निकलता है मूत्र अम्लीय होता है और ये यानी कि मूत्र निकलने से पहले क्षारीय पदार्थ उत्पन्न कर देता है, जिससे मूत्र और क्षारीय पदार्थ मिलकर निष्क्रिय हो जाता है। और जो हमारा मांसल दीवार होता है शीशन का जो दीवार होता है ना, उसमें कोई यानी कि किसी प्रकार का कोई जलन और खुजलाहट नहीं होती है। अब देखिए मैथुन के समय यह द्रव्य मादा की योनि की अम्लता को नष्ट करता है। यानी कि मैथुन करते समय ये क्या होता है तो कॉपर ग्रंथि जो होता है वो यानी कि क्षारीय द्रव्य पदार्थ स्रावित करता है। मैथुन कहने का मतलब ये होगा संभोग करना। जब हम संभोग करते हैं तो उस समय इससे क्षारीय द्रव्य पदार्थ निकलता है जो कि मादा की जो योनि में अम्लीयता रहती है, जिसको जो उसका यानी कि टॉयलेट होता है उसको उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। ठीक, और ये काहे नष्ट करता है सो समझिएगा, ताकि शुक्राणु को सुरक्षित रखा जा सके। अगर मान लीजिए नष्ट नहीं करे और शुक्राणु अगर प्रवेश कर जाता है तो शुक्राणु नष्ट हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए कॉपर ग्रंथि क्या होती है तो पहले क्षारीय पदार्थ को निकालता है, क्षारीय द्रव पदार्थ को निकालता है जिससे योनि की अम्लता को दूर किया जा सके। ठीक, इसके बाद देखिए आपका अगला नंबर है शीशन यानी पेनिस। यह एक मांसल बेलनाकार रचना है जो पुरुष का मैथुन अंग है। जो पुरुष का मैथुन अंग होता है ना उसी को हम लोग शीशन कहते हैं। शीशन का शिखर वाला भाग जो होता है गलांश कहलाता है। इसको क्या कहेंगे, गलांश कहेंगे। और याद रखिएगा गलांश के ऊपर त्वचा का ढीला आवरण जो होता है उसको क्या कहेंगे, प्रीप्यूस कहेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए शीशन का कार्य निषेचन के लिए शुक्राणु को स्त्री की योनि में पहुँचाना। और शीशन का मुख्य काम होता है इसमें जो शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु जो आते हैं उसको यानी कि मादा की योनि तक पहुंचाना ही शीशन का मेन काम होता है। और इसका मुख्य काम ये भी हो सकता है मूत्र को शरीर से बाहर निकालना। ठीक, इसके बाद देखिए शुक्राणु स्पर्म क्या होता है सो समझिएगा। शुक्राणु सूक्ष्म सक्रिय एक गुण कोशिका है जिनका विकास वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। हम आपको बता दिए हैं कि वृषण में जो होती है बहुत छोटे छोटे शुक्र जनन नलिकाएं होती है जहां पर शुक्राणु का क्या होगा, विकास होगा। और ये नर युग्मक है। क्या है, ये नर युग्मक। यदि अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि नर युग्मक क्या कहलाता है तो शुक्राणु कहलाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका है मादा जनन अंग। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और यदि अगर आप लोग को अभी तक जो वीडियो हमने बनाया है वो अगर अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही अच्छे-अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।